हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं हम जेएम कीन्स के सिद्धांतों से, जहां पर प्रभावी मांग का सिद्धांत है, रोजगार का सिद्धांत है, कई सारे सिद्धांत उन्होंने दिया, जिस कारण से उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कीन्स से के आने से पहले भी बहुत सारे सिद्धांत प्रचलन में थे। हालांकि वो सारे सिद्धांत जिसको हम प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जानते थे, जब 1929 में विश्व में बहुत बड़ी महामंदी आई थी, वो सारे सिद्धांत तब फेल हो गए थे। किसी भी सिद्धांत ने उस समय काम नहीं किया और उस महामंदी में पूरे विश्व को झकझोर दिया। 1929 से लेकर 1933 तक 4 साल तक महामंदी ने विश्व को पूरी तरह से डबाडोल कर दिया। बाद में 3 साल के बाद 1936 में जाके जेएम कीन्स ने अपने सिद्धांत लेके अपनी बुक पब्लिश की 1936 में ना, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के नाम से। उसके बाद ही अर्थव्यवस्था में अभी भी आज तक उस तरह की महामंदी नहीं, आखिर मंदी आती है, डिप्रेशन आता है, लेकिन उस तरह की नहीं तो है। अब बात यह है कि कीन्स के आने से पहले जो सिद्धांत प्रचलन में थे, जिसको प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसको क्लासिकल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्या है उसमें सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत रहा प्रोफेसर जेबी से का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं से का बाजार नियम। तो क्या है बाजार नियम, क्या है रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, इन सब चीजों के बारे में 100% क्लियरिटी के साथ हम पढ़ेंगे इस क्लास में। पूरे बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, तब कि आपको हर एक चीज को समझ में आ सके और आपके एग्जाम में फायदा मिल सके। सबसे पहले तो आप ये समझो कि से का बाजार नियम है क्या। से के बाजार नियम से पहले मैंने कहा था कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले थे वो थे जेएम कीन्स, जॉन मेयर कीन्स, इसलिए उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। 1936 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम से बुक पब्लिश की थी। लेकिन उससे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है। अर्थव्यवस्था में हमेशा जो पूर्ति है वो अपनी मांग को पैदा कर लेती है। इसमें किसी प्रकार से जो बेरोजगारी है स्थिर रूप से नहीं पाई जाती है। बेरोजगारी केवल अस्थायी कुछ समय तक के लिए होता है, क्योंकि अगर पूर्ति ज्यादा होगी तो पूर्ति ज्यादा होने से बाद वस्तु की कीमतें कम हो जाएंगी, तो कीमतें कम होंगी तो मांग ज्यादा करने लगेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से बेरोजगारी को एक अस्थायी तत्व के रूप में माना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लासिकल अर्थशास्त्र ने कहा कि अर्थव्यवस्था को ओपन छोड़ना चाहिए, यहां पर किसी प्रकार से सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आर्थिक क्रियाओं में। जबकि जेएम कीन्स ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका होती है। सरकार ही देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। कीन्स ने पूरी तरीके से क्लासिकल अर्थशास्त्री को विचार को क्या खंडित कर दिया, मना किया कि ऐसा नहीं है, हमेशा अस्थायी बेरोजगारी नहीं होती है, बेरोजगारी स्थायी भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते काम होने के बाद भी काम नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्किल के अनुसार काम नहीं मिल पाता। ऐसे में अर्थव्यवस्था में हमेशा बेरोजगारी बनी रहती, कभी भी पूर्ण रोजगार नहीं बना रह सकता। तो उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में जो समष्टि मांग है, समष्टि मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में कम होगी तो अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन आ जाएगा और मांग के कारण ही अर्थव्यवस्था में पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है। जेएम कीन्स का कॉन्सेप्ट है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार कहा था कि पूर्ति मेन है। कीन्स ने कहा था मांग मेन है, उन्होंने कहा पूर्ति मेन है। इसी के हिसाब से इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब रोजगार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ना किसी जीवन को यापन करने की गतिविधियों में जुड़ा रहता है। वो व्यक्ति जो उत्पादन कार्य में जुड़ा रहता है उसे हम रोजगार कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उत्पादन कार्य ऐसे होना चाहिए जो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करे, मतलब साफ है जो देश की नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे कार्यों में जुड़े हुए लोगों को हम रोजगार कहते हैं। मतलब साफ है वह व्यक्ति की, लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रहा हो उसे बेरोजगारी माना जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके काम से किसी प्रकार का मूल्य नहीं हो रहा है, आपके काम से आय जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे काम को काम नहीं कहा जाता। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गई बेरोजगार और रोजगार के मामले में। अगर बात करते हैं पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट, तो पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर
जितने भी व्यक्ति कुशल होते हैं और कार्य करने के इच्छुक होते हैं उन सबको कार्य की प्राप्ति हो जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग काम करने के इच्छुक है, ये 100 के 100 लोग कुशल भी है और इन सभी लोगों को कार्य की प्राप्ति हो जाती है, तो इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ण रोजगार। ध्यान रखना, इच्छुक लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुशल नहीं होते हैं, जो कुशल नहीं होते उनको जो है रोजगार नहीं मिल सकता। इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा शून्य बेरोजगारी नहीं होती है। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है इच्छुक लोगों को कार्य मिलना। इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग इसमें कार्य प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे जो लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं, जैसे जो लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहती है। कुछ ना कुछ बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बनी ही रहेगी और इन्हीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्रिया करना पड़ता है। और ये बेरोजगारी जो है फ्रिक्शनल भी हो सकता है कुछ समय के लिए, ये मौसमी भी हो सकती है, किसी छिपी भी बेरोजगारी हो सकती है। कई प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में पाया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि इसका साफ कहना है अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं हो सकती। और पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जितने लोग काम करना चाहते हैं बस उनको काम मिलना, जो नहीं चाहते उनको जबरदस्ती काम नहीं दिया सकता। जबकि क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अल्प समय के लिए होती है, एक समय के बाद सब लोगों को कार्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो कार्य नहीं करना चाहते हैं वो भी कार्य करा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनकी थ्योरी बाद में प्रचलन में नहीं रही। तो पूर्ण रोजगार का मतलब होता है अल्प बेरोजगारी के साथ संतुलन बना रहना। मतलब कुछ लोग काम जो नहीं करना चाहते हैं वो ऐसे ही खाली रहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उन सबको कार्य की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे पूर्ण रोजगार के मामले में क्लासिकल अवधारणा कैसी है। अगर हम क्लासिकल अर्थशास्त्रों की बात करते हैं जिसमें सबसे प्रमुख है जेबी सेज लॉ के अकॉर्डिंग जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की मांग को खुद ब खुद पैदा कर लेती है। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर मान लो अर्थव्यवस्था में मांग की क्या है, कमी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है लेकिन पूर्ति बनी रह रही है। तो अगर 100 वस्तुओं की पूर्ति हो रही है और मांग अगर 80 वस्तु की है, इसका मतलब होता है 20 वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उन वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाएगी। मूल्य में कमी होने पर जो लोग उपभोक्ता हमेशा कम कीमत पर ज्यादा सामान मांगते हैं, मूल्य में कमी होने से इनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। मतलब पूर्ति हम करते रहेंगे, पूर्ति में कमी नहीं करेंगे, एक समय के बाद वस्तु की मूल्य में कमी होने से मांग बढ़ेगी। लेकिन सोचो, जब पूर्ति करते रहेंगे सामान बिकेगा नहीं, तो सामान बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस होने के केस में उत्पादक कैसे पूर्ति करेगा? तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये थ्योरी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति है। किन्स ने कहा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करनी होती है, जो एक महत्वपूर्ण समय के बाद आता है जब मांग और पूर्ति बराबर हो। लेकिन इन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, मतलब अर्थव्यवस्था को छोड़ देंगे तो बिना किसी हस्तक्षेप से ये संतुलन की प्राप्ति हो सकती है, जबकि बिल्कुल गलत है। बिना सरकार के हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था कभी भी संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। सरकार को बीच में आना ही पड़ता है। कोरोना की स्थिति में अगर सरकार बीच में नहीं आती तो हालत खराब है। तो सरकार देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के एक सेंटर है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि इस थ्योरी में किया गया। बेरोजगारी अस्थायी है। क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि इस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कुछ समय के लिए रहती है। जबकि आप खुद सोचो, जितने भी बड़े देश है वहां पर भी बेरोजगार रहते हैं, हमारे देश में तो है ही है। जितने भी विकासशील देश है, अविकसित देश है, सब में बेरोजगारी छाया हुआ है। अगर इनका कॉन्सेप्ट इतना ही होता तो बेरोजगारी तो होती ही नहीं भारत में। ठीक है, भारत की स्थिति खुद देखिए, कितने सारे बेरोजगार है। इवन अमेरिका, यूरोप, इन सब में भी बेरोजगारी चाहिए। लेकिन बाद में इन लोगों ने किन्स की अवधारणा को फॉलो किया, ना कि इसकी। सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में सरकार को किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना, सारी आर्थिक क्रियाएं निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंपना चाहिए। मुक्त बाजार, फ्री मार्केट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इन्होंने आगे बढ़ाया है। बेरोजगारी के कारण, इनका बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होता है।
ट्रेड यूनियन लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप कहता है। उन्होंने एक ऐसे रीजन दिए जो वास्तव में सही नहीं है। न्यूनतम मजदूरी कानून से कभी भी बेरोजगारी नहीं आती है। जो बेरोजगार लोग हैं वो मजबूरी में न्यूनतम मूल्य पे काम करना चाहते हैं, इससे बेरोजगारी नहीं आती। तो इस स्थिति के कारण बाद में इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। कीन्सियन और आधुनिक अवधारणा क्या है पूर्ण रोजगार के बारे में? कीन्स ने कहा कि एक अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव रहता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में वो सारे लोग जो इच्छुक होते हैं, जो सारे लोग इच्छुक होते हैं, उन सबको काम की प्राप्ति होती है, सबको काम मिल जाता है। जबकि बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है क्योंकि मांग में कमी है। एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में 100 लोगों की पूर्ति है, 80 लोग काम मिल रहा है, तो इस स्थिति में 20 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, किनको इनको कभी भी काम नहीं मिलता। अब मजदूरी को कम कर देंगे, इसका मतलब होता है रोजगार नहीं बढ़ता। मजदूरी इसलिए कम होती है क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि इस 20 लोग तो कभी काम नहीं मिलेगा, जबकि इसके कारण मजदूरी दर में कम हो जाती है। तो मजदूरी दर का कम करना मजदूरी जो है रोजगार बढ़ाने का उपाय नहीं हो सकता। पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की जब इच्छुक लोगों का मिल जाता है और उत्पादन का पूर्ण क्षमता से उपयोग होता है तो उस स्थिति को पूर्ण रोजगार कहते हैं। इन सब में खास बात है, इस अवस्था में हमेशा अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी बनी रहती है। ध्यान रखना, ये जेबी किन्सियन अवधारणा है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, किन्स की अवधारणा के बारे में पूरी तरीके से। लॉर्ड बेवरेज का दृष्टिकोण क्या था? लॉर्ड बेवरेज का कहना है कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर नौकरी खोजने वालों को नौकरी जल्दी मिल जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि एक ऐसी स्थिति जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो काम करना चाह रहे हैं, उन सबको नौकरी मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने और भी विचार दिए थे कि कार्य करने योग्य प्रत्येक व्यक्ति को जब काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार है। उत्पादन संसाधनों का जब पूरा का पूरा उपयोग होता है, पूर्ण रोजगार है। कुछ बेरोजगारी स्वीकार्य होती है, मतलब फ्रिक्शनल वगैरह, ऐच्छिक वगैरह, तो वो यथास्थ में पाया जा सकता है। अब रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, रूल कहता है। इस सिद्धांत को क्लासिकल, और इस सिद्धांत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे प्रोफेसर जेबी से और पीगू। ठीक है, इस सिद्धांत का सबसे पहला कथन है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप आर्थिक क्रिया में नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था को निर्बाध रूप से चलते रहना चाहिए। किसी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इस अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए। सरकार का ध्यान केवल लॉ एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना चाहिए, ना कि आर्थिक क्रियाओं पे ध्यान देना। इसका मतलब होता है, ये मान के चलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पूरे साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है सारा उत्पादन बिक रहा है, जितना एग्रीगेट डिमांड है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब इसके सिद्धांत के अनुसार कि सरकार नहीं दखल देगी तो हमेशा ये स्थिति बना रहेगा, जो कि वास्तव में ये सही नहीं है। हम केवल और केवल पूर्ति करते रहेंगे, मांग की बढ़ने की आशा करते रहेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉस होगा, अर्थव्यवस्था ठप, जो कि 1929 के समय हुआ था। तो इस सिद्धांत की अगर प्रमुख बातों की बात करते हैं तो इसके अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था है जो नॉर्मली पाया जाता है। इस स्थिति में हमेशा एडी और एस बराबर रहता है। इस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अल्प समय तक रहती है क्योंकि हम सप्लाई बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे में वस्तु की मूल्य में कमी होगी, मांग बढ़ेगी और मजदूरी दर कम होगी, तो लोग कम मजदूरी दर पर ज्यादा लोग मिल जाएगा काम करने के लिए। अर्थव्यवस्था में संतुलन स्वतः हो जाता है, किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। पूर्ति करोगे, चीज के दाम कम हो जाएंगे, मांग बढ़ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तीनों बाजार में संतुलन बना रहता है, चाहे वस्तु बाजार हो, पूंजी बाजार हो, श्रम बाजार है, जबकि ये स्थिति बहुत ही गलत है क्योंकि हमेशा तीनों ही बाजार संतुलन की स्थिति में पॉसिबल नहीं है एक साथ बराबर हो जाए। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें, इस सिद्धांत की सबसे मेन है जे से का बाजार नियम अप्लाई होता है, क्लासिकल ब्याज का सिद्धांत अप्लाई होता है और श्रम की मांग और पूर्ति का सिद्धांत। इन तीन प्रमुख सिद्धांत के कारण ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंटली काम करता है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल के से, उसके लिए इस सिद्धांत की मान्यताएं। ये माना जाता है ये बंद अर्थव्यवस्था में लागू होगा, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मजदूरी ब्याज दर कीमतें पूरी तरह से लचीली होती है,
मांग और पूर्ति से परिवर्तन होता रहता है। बचत केवल व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, सामूहिक रूप से नहीं होता है। मुद्रा भ्रम नहीं होता है, जबकि मुद्रा भ्रम हमेशा पाया जाता है वास्तव में। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी व्यक्ति तार्किक होते हैं, रैशनल होते हैं, मतलब वो विचारवान होते हैं। ये इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है, तभी सिद्धांत लागू होता है, लेकिन इसमें कुछ बातें सही नहीं है। से का बाजार नियम क्या कहता है, जो जिसके बारे में इंपोर्टेंटली हमें पढ़ना है। से का बाजार नियम, जिसके प्रतिपादक थे प्रोफेसर जेबी से, और जेबी से ने ही कहा था कि एक अर्थव्यवस्था में पूर्ति अपने मांग को स्वयं सृजित कर लेती है, यहाँ पर सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, पूर्ति करते रहोगे, चीजों के दाम कम हो जाएंगे, कम दाम पे लोग ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें फिर अपनी जगह पर आ जाएंगी, जो बिल्कुल गलत है। नियम का अर्थ का मतलब होता है कि वस्तुओं का उत्पादन होता रहता है, तो उसी समय आय भी उत्पन्न होगी, और आय वस्तुओं की मांग अपने आप पैदा करेगी। मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन में लगे हुए मजदूरों को सैलरी दे रहे हो, भाई माल बिकेगा नहीं, सैलरी मजदूरी होगी, मजदूरी से उनको आय की प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो वस्तु पर खर्च करेंगे तो मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो जो वस्तु उत्पादन कर रहे हैं उसकी बिक्री भी होगी। ये सिद्धांत ये कहता है, मतलब यहाँ पर अति उत्पादन संभव नहीं होता है, जितना उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से मांग जनरेट हो जाता है और सब चीज अपनी आप अपनी जगह पर आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग प्रमुख बात की बात करते हैं, प्रत्येक उत्पादक अपने बराबर की मांग स्वयं उत्पन्न कर दे रहा है, और इसको डिटेल से समझते हैं तो कहा जाता है जब भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उसके साथ ही उतनी ही आय उत्पन्न होती है, और जो आय उत्पन्न होती है उससे उतनी वस्तुओं की मांग भी पैदा होती है, मतलब पूर्ति से आय, आय से मांग, और इस प्रकार से आय और मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होती है और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाती है। जेबीसी ने कहा कि उत्पादन ही वस्तु के लिए बाजार का निर्माण करती है। इस प्रकार कह सकते हैं हम, से के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य मांग की कमी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति हमेशा बनी रहती है, और एक अर्थव्यवस्था हमेशा इस प्रकार से एक संतुलन की स्थिति में रहती है, जेबीसी के अनुसार। ठीक है, अब वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के नियम क्या कहता है? वस्तु विनिमय एक ऐसा नियम है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, मतलब आप कुछ सामान दोगे तो ही आपको कोई सामान मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के बदले वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादक उत्पादन करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए और अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए। जब उत्पादक अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पादन करता है, जबकि हमेशा हम ये मान के चलते एक उत्पादक अधिकतम लाभ की प्राप्ति करने के लिए उत्पादन करता है, जबकि ये कहता है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है, जबकि ये सिस्टम गलत है और उनके अनुसार अतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास सामान है हम उतने ही सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो अति उत्पादन तो होगा ही नहीं। तो इसके बाद इस अर्थव्यवस्था में कहा जाता है मुद्रा अर्थव्यवस्था का नियम। मुद्रा अर्थव्यवस्था, अगर वस्तु विनिमय में वस्तुओं का एक्सचेंज होता है तो आज के टाइम में तो मुद्रा हर चीज मुद्रा के साथ एक्सचेंज होती है। तो धन केवल एक माध्यम है, बाधा नहीं है। धन का उपयोग केवल वस्तु और सेवाओं को खरीदने, क्रय विक्रय करने के लिए किया जाता है, और उत्पादन के दौरान आय की उत्पादन होती है और वही आय से वस्तुओं की मांग बनती है, और ये आय ही किस रूप में होती है? मुद्रा के रूप में होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हर एक उत्पादन अपनी मांग को खुद सृजित करने लग जाती है, यहां पर वस्तु की एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बचत और विनियोग क्या कहता है? क्लासिकल सिद्धांत हमेशा कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में जितना बचत होता है उतना ही निवेश होता चला जाता है। ठीक है, यदि बचत निवेश से ज्यादा होगा तो ब्याज दर हमारी कम हो जाएगी और निवेश जो हमारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से हम ये चल के जाते हैं कि ये जो स्थिति है ये हमारा सेविंग है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और दोनों ही एक बिंदु पर जब बराबर होते हैं वहीं पर हमारा क्या है? संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यहीं पर हमारा क्या होता है? ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने सेविंग को बढ़ाया है, कम किया, बढ़ाया है, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट में भी हमारी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, और इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। से का जो नियम था उसके अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था अपने आप संतुलन में स्थिति में हो जाती है, अर्थव्यवस्था में मांग की सामान्यता कोई कमी नहीं रहती है,
पूर्ण रोजगार बना हुआ रहता है, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश हमेशा बराबर रहते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि बचत आय के साथ साथ बढ़ती है और घटती रहती है, कि निवेश एक जैसा रहता है। मतलब एक ही बिंदु हो सकता है जब बचत और निवेश बराबर हो, बाकी अन्य बिंदु पर दोनों में अंतर होता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या बोल रहा है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इस सिद्धांत में सरकारी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होता, ये से के अनुसार कहा गया है। से का बाजार नियम क्या कहता है, श्रम मांग और श्रम पूर्ति का नियम है। उन्होंने कहा किसी भी अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। मतलब श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, मजदूरी दर फ्लेक्सिबल लचीली होती है। यदि मजदूरी दर कम हो तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी के कारण उच्च मजदूरी दर होता है, क्योंकि ज्यादा मजदूरी होगी। इन्होंने सीधा कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मजदूरी दर कम होगी तो मजदूरी की पूर्ति बढ़ेगी, और मजदूरी दर में वृद्धि होगी तो इससे मांग बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मजदूरी दर एक ऐसी स्थिति में होती है जहां पर जो मजदूरी की मांग करने वाले नियोक्ता है वो उस दर को देने के लिए तैयार हो जितना मजदूर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो श्रम मांग की बात करते हैं, यहाँ पर नकारात्मक ढाल होता है, मजदूरी बढ़ेगी तो श्रम की मांग कम होगी, क्योंकि जो नियोक्ता है यानी कि मालिक जो उनको काम कराना है वो कभी भी लेबरों को ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि कम से कम पैसा दे के अधिक से अधिक काम कराया जाए। तो अगर आप मजदूरी दर को बढ़ाओगे तो बस वो श्रमों की मांग नहीं करेंगे। मजदूरी दर जितना कम होगा वो उतने ही मजदूरों से काम कराने के लिए तैयार होता है, जबकि पूर्ति अलग है। पूर्ति मतलब जो श्रमिक काम करने जा रहे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, तो ज्यादा पैसे पे वो ज्यादा सप्लाई करते हैं। तो एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर श्रमिकों की मांग यानी कि नियोक्ता और श्रमिकों पूर्ति यानी कि मजदूर जिस दर पर दोनों ही तैयार होते हैं उस दर को ही संतुलित मजदूरी दर के नाम से जानते हैं। और उसका इक्वेशन होता है पीओ के अनुसार N इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वाई। क्यू का N का मतलब होता है रोजगार, वाई का मतलब होता है आई, क्यू का मतलब मजदूरी हिस्सा और यह मजदूरी दर। ठीक है, दर जितनी ज्यादा होती है मजदूरी का हिस्सा भी उतना बढ़ता चला जाता है। अब इस सिद्धांत की प्रतिष्ठित सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हुई, ऑलरेडी एक बार बता चुका, दोबारा बता रहा हूं कि इनके अनुसार अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में बनी रहती है, पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था हमेशा अपने आप को स्वयं संतुलित करती है, अगर मांग कम है तो पूर्ति मांग को बढ़ा लेगी, मांग ज्यादा है तो पूर्ति मांग को कम कर लेगी। मांग की कमी बिल्कुल नहीं होती है, बचत और निवेश बराबर रहता है, मजदूरी यहाँ पर लचीली होती है, परिवर्तन होता रहता है, सरकार की इस अर्थव्यवस्था में कोई जरूरत नहीं होती है और बेरोजगारी अस्थायी बनी रहती है, पूर्ण रोजगार बना रहता है। अब इस पूरे सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, कई सारे पॉइंट सही नहीं है। सबसे पहले पूर्ण रोजगार सामान्य नहीं, किसने कहा, अर्थव्यवस्था में वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं होता है, अपूर्ण रोजगार होता है। क्या होता है, अंडर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कार्य मिल ही नहीं सकता, या तो वो अकुशल होते हैं या फिर कार्य नहीं करना चाहता। इसका मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति गलत है। दूसरा, सप्लाई डिमांड क्रिएट नहीं करता, जो वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार होता है ना कि पूर्ति से मांग होता है। अगर आप पूर्ति करते हो माल बिकेगा नहीं, कब तक पूर्ति कर सकते हो। ठीक है, तो पूर्ति मांग के ऊपर निर्भर करता है, मांग पूर्ति के ऊपर नहीं करता। बचत और निवेश हमेशा बराबर नहीं होता है, क्योंकि निवेश अल्प अवधि में एक बराबर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और बचत आय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की हस्तक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है तो मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति बढ़ाना पड़ेगा, और इसका कार्य सरकार ही कर सकती है, कोई दूसरी एजेंसी नहीं करेगी। मजदूरी दर घटाने से रोजगार नहीं बढ़ता, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिसको काम कराना है वो अच्छे श्रमिक चाहते हैं, उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देने के लिए भी तैयार होता है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मजदूरी दर घटने से पूर्ति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पेकुलेटिव डिमांड इग्नोर किया गया है। हम ये मानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशंस है, सावधानियां, फ्यूचर की एक्सेप्टेंस को यहाँ पर नकारा गया है। हम फ्यूचर को देख के ही मांग और पूर्ति तय करते हैं। मनी न्यूट्रल नहीं होता है, मनी से बहुत कुछ प्रभावित होता है। मुद्रा पूर्ति बढ़ाओगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उससे संतुलन की स्थिति आ भी सकती है और महंगाई भी आ सकती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना रहता है अर्थव्यवस्था में हमेशा, जैसे विकासशील देशों में
हमेशा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मंगाना रहता है, जितना हम संसाधनों का प्रयोग करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। तो ये वास्तविक स्थिति होती है अर्थव्यवस्था की, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कीन्स ने या फिर कीन्स के समकालीन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस जो सिद्धांत का आलोचना किया और वास्तविक जगत में इसका बताया कि ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए कीन्स के सिद्धांत को वर्तमान समय में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। 1936 के बाद पूरे अर्थव्यवस्था में कीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, खासकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये था कंप्लीट थ्योरी जेबी से की थ्योरी का, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का। कैसा लगा, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।